ओनरशिप को लेकर यानी प्रॉपर्टी के संबंध में विचार दे रहा, थॉट दे रहा कि प्रॉपर्टी इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट, विदाउट प्रॉपर्टी देयर इज नो डेवलपमेंट ऑफ मैन और स्टेट। यानी संपत्ति वह वस्तु है जो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है, ठीक है। यानी अगर संपत्ति को हटा दिया जाए तो व्यक्ति का विकास नहीं होगा, जबकि ठीक इसके विपरीत अरिस्टोटल के गुरु यानी प्लेटो प्रॉपर्टी को लेकर नकारात्मक दृष्टिकोण रख रहा है, एक निगेटिव अप्रोच रख रहा है, और उन्होंने गार्जियन क्लास को या संरक्षक वर्ग को इससे विमुख किया कि उनके पास प्रॉपर्टी नहीं होगी, उसके पास इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं होगी, और दूसरी बात की उनके पास फैमिली नहीं होगी। तो इस स्थिति में, इस सिचुएशन में अगर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का इंपॉर्टेंस इतना है जिसके कारण इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को लेकर अगर वह इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो इस स्थिति में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉपर्टी को लेकर। प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। क्यों? क्योंकि अब एक रीजन सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर यह हो जाता है कि प्रॉपर्टी को इंपॉर्टेंस देने के पीछे अरिस्टोटल का अप्रोच क्यों है? क्योंकि अगर प्रॉपर्टी को इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते, अगर अरिस्टोटल प्रॉपर्टी को इंपॉर्टेंस नहीं देते, तो कभी भी इनइक्वालिटी को प्रॉब्लम मान ही नहीं सकते। यानी इनइक्वालिटी का सबसे बड़ा कारण क्या है? प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी व्यक्तियों का समूह, उसके बाद प्रॉपर्टी के ओरिजिन मेथड देते हैं। ओरिजिन मेथड में नेचुरल मेथड है और नॉन नेचुरल मेथड है। यानी मीन्स एक प्राकृतिक उत्पत्ति के साधन है, प्राकृतिक उत्पत्ति में एग्रीकल्चर है और पशुपालन है। पशुपालन के तहत उन्होंने फिश कैचिंग की बात की थी, मछली पकड़ने का। और जो नॉन नेचुरल सोर्सेज है प्रॉपर्टी का, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उन्होंने इंटरेस्ट बेस्ड इनकम पर रखा, सूदखोरी, ठीक। और अगर सूदखोरी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, सूदखोरी की स्थिति को दे रहे हैं कि सूदखोरी को लेकर जो स्थिति पैदा होती है उससे समाज में विषमताएं पैदा हो जाती है। अगर समाज में विषमताएं पैदा है, समाज में असमानता की स्थिति पैदा हो जा रही है, तो असमानता, जब भी समाज में असमानता होगी तो समाज में परिवर्तन करने की मांग उठेगी, ठीक। तो अगर समाज में परिवर्तन की मांग उठाई जा रही है, परिवर्तन की स्थिति को उठाया जा रहा है, तो इन स्थितियों को लेकर या इन स्थितियों के आधार पर समाज में परिवर्तन की जो सिचुएशन है उसको रोकने के लिए अरिस्टोटल असमानता को कम करने का प्रयास करते हैं। फिर टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी देते हैं। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी में एक लिविंग प्रॉपर्टी है, एक नॉन लिविंग प्रॉपर्टी है। लिविंग प्रॉपर्टी में यानी सजीव संपत्ति में कौन है? स्लेव, यानी स्लेव। अब स्लेव का भी इंपॉर्टेंस उन्होंने बताया कि विदाउट स्लेव देयर इज नो गेन ऑफ हॉलीडेज ऑफ द मास्टर क्लास। यानी मास्टर के लिए कंपलसरी है फ्री द सोशल फैमिली वर्क। अगर मास्टर क्लास को फैमिली वर्क से फ्री नहीं करेंगे तो मैक्सिमम टाइम का यूटिलाइजेशन वह स्टेट के वर्क में नहीं कर पाएगा, स्टेट के फंक्शन में नहीं दे पाएगा। कुछ टाइम तो देगा। और दूसरी बात कि जो नॉन लिविंग प्रॉपर्टी है, जिसमें आपके मकान है, हाउस है और जो प्रॉपर्टी है वो नॉन लिविंग है। अब उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उनके प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी की थियरी में, वह है ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। तो अगर ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी को लेते हैं, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी की सिचुएशन को लेते हैं, तो तीन तरह के थॉट देते हैं। एक है इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, सोशल इंटरेस्ट। सेकंड है सोशल प्रॉपर्टी एंड सोशल इंटरेस्ट। थर्ड है सोशल प्रॉपर्टी एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ठीक।
अब अगर सोशल प्रॉपर्टी और इंडिविजुअल इंटरेस्ट है तो इसका मतलब कि यहां पर अनइक्वलिटी है, यहां पर लिबरलिज्म की बात आएगी, निगेटिव लिबरलिज्म की बात है, इंडिविजुअलिज्म का कंसेप्ट आएगा। और यहां पर ये जो कंसेप्ट है वो सोशलिस्ट व्यू है। और जब सोशलिस्ट व्यू होने के रीजन को देखते हैं तो यहां पर अरिस्टोटल मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट थिंकर। क्यों? क्योंकि इस थॉट के वजह से ग्रोथ ऑफ इक्वल पोजीशन इन सोसाइटी, ग्रोथ ऑफ इक्वल पोजीशन इन सोसाइटी, यानी समाज में समानता की स्थिति का विकास होगा। समझे हो नहीं? और जब समानता की स्थिति का विकास होगा तो राजनीतिक व्यवस्था क्या होगी? स्थिर। राजनीतिक व्यवस्था क्या होगी? स्थिर होगी। और जब राजनीतिक व्यवस्था स्थिर होगी तो राज्य आत्मनिर्भर होगा, मोरल इंस्टीट्यूशन हो जाएगा, टॉप डेवलपमेंट स्टेज पर रहेगा। जब ये सब स्थितियां बनेंगी तभी जाकर व्यक्ति अपने एब्सोल्यूट डेवलपमेंट को अचीव करेगा, एब्सोल्यूट डेवलपमेंट की स्थिति को अचीव करेगा और तब जाके इस स्थिति को गेन किया जाएगा। ठीक हो गया? इंटरेस्ट बेस्ड इनकम मीन्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। रीजन क्या बताए थे हम तुम लोग को कि इंटरेस्ट बेस्ड इनकम, ब्याज पर आधारित जो आय है दूसरे के श्रम का परिणाम। मतलब समझ रहे? जो पैसा हम इंटरेस्ट पर लेते हैं वह पैसा दूसरे के श्रम का रिजल्ट है, परिणाम। ठीक? अब दूसरे के श्रम का अगर रिजल्ट है तो इसका मतलब कि यहां पर जो अमाउंट होगी उस अमाउंट की वैल्यू आपको मालूम है। यानी कहने का मेरा मतलब यह है कि जो आदमी अपने परिश्रम से पैसे को उत्पादित करता है, उत्पन्न करता है, कोई भी व्यक्ति जो अपने परिश्रम से संपत्ति को उत्पत्ति, उस संपत्ति का रिजल्ट वो जानता है कि वो संपत्ति कैसी है, संपत्ति का रीजन कैसा है। अब वह संपत्ति का रीजन कैसा है, संपत्ति की उत्पत्ति का रीजन किस प्रकार से है, वह उसको अच्छे तरीके से मालूम। इसलिए वह उस पैसे का उपयोग उस स्थिति में नहीं करेगा जिस स्थिति में उसका यूज करना। इसलिए मैंने उस दिन कहा भी था कि एक पुत्र अपने पिता की संपत्ति पर जितना मौज मस्ती कर सकता है उतना वह अपने परिश्रम से उत्पन्न यानी अपने श्रम से उत्पन्न संपत्ति के बारे में नहीं कर सकता। समझ रहे? क्योंकि वह उसके श्रम का परिणाम नहीं है। अब वह पिता जानता है कि वह उसकी संपत्ति किस श्रम के कारण हुई है, किस श्रम के कारण हुई है। ठीक है? तो जब उसका पिता जानता है कि वह संपत्ति किस श्रम के कारण उत्पन्न हुई है तो उस स्थिति में, उस सिचुएशन में स्थिति क्या होगी? उसका मिसयूज करेगा, और जब मिसयूज करेगा तो वही एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, वही एक्सप्लॉयटेशन है। तो एक्सप्लॉयटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सप्लॉयटेशन तब नहीं होता है जब कोई व्यक्ति यह जानता है कि हम इस संपत्ति का जो उत्पादन कर रहे हैं वह संपत्ति कितने परिश्रम के माध्यम से आ रही, कितने परिश्रम के माध्यम से आई। समझे? तो जब ये हम जानते हैं कि हमारी यह संपत्ति कितने, तो वह अपने एक्सप्लॉयटेशन, किसी के एक्सप्लॉयटेशन के लिए या अपने इंटरेस्ट से वह उस संपत्ति का प्रयोग तभी करेगा जो उसकी मैक्सिमम नीड्स होगी। समझ रहे? जो मैक्सिमम नीड्स नहीं होगी यानी जो जरूरी चीज नहीं होगी उस पर वह खर्च नहीं करेगा। इसलिए आप लोग देखे होंगे
कि अब इस थियरी को समझ में आ गया, ये थियरी समझ में आई कि जो पिता अपने परिश्रम से पैसे को उत्पन्न कर रहा है वो जान रहा है, इसलिए कोई भी फादर अपने शौक और अपनी सुविधाओं की पूर्ति करने के जगह पर अपने पुत्र की सुख और सुविधाओं पर ज्यादा खर्च करता है। ये देखा है ना? क्यों? रीजन ये, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी क्या है? वो इतना इनकम करता है कि अपने सुख सुविधाओं को पूरा कर सकता है। अब रीजन क्या है इसके पीछे? ऐसा क्यों करता है? पिता सोचता है, फादर की जो थिंकिंग होगी वो थिंकिंग वह होगी कि मेरी उम्र मैक्सिमम 20 से 30 साल, जबकि हमारे बेटे की उम्र 50 से 60 साल है, तो मैं तो जीवन का जो जीना है जी चुका हूं। बेसिक चीज यही है। और जो पुत्र इस बात को अच्छे तरीके से जानता है कि उसके पिता किस परिश्रम से इस संपत्ति की उत्पत्ति कर रहे हैं और कैसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, वह पुत्र भी अपने पिता की दी हुई संपत्ति का मिसयूज नहीं करेगा। वह भी तब हो जाता है कि वह अपने मिनिमम रिसोर्स से अपनी सभी आवश्यकताओं की क्या कर लेता है। अरिस्टोटल के थॉट का बेसिक कंसेप्ट भी यही था। इसलिए उसने कहा कि जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट जो दे रहा है वह व्यक्ति जो इंटरेस्ट दे रहा है वह तो अपने श्रम से पैदा किया है। और ये चीज सिर्फ आप ही नहीं, मैक्सिमम थिंकर लॉक भी कहेगा कि प्रॉपर्टी के ओरिजिन में सबसे बड़ा रीजन श्रम का है। माल्थस भी कहेंगे कि विदाउट लेबर देयर इज नो ओरिजिन ऑफ प्रॉपर्टी। रूसो भी कहेगा कि विदाउट लेबर देयर इज नो ओरिजिन ऑफ प्रॉपर्टी। कार्ल मार्क्स भी कहेगा कि विदाउट लेबर देयर इज नो ओरिजिन ऑफ प्रॉपर्टी। जैसे मैंने आपको कहा, जॉन लॉक, इसके लिए प्रॉपर्टी नेचुरल राइट, प्राकृतिक अधिकार। और प्राकृतिक अधिकार को उसने 3 भाग में डिवाइड किया: जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, यानी राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। यानी स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और जीवन का अधिकार। और इस राइट टू प्रॉपर्टी इक्वल टू राइट टू लाइफ प्लस राइट टू लिबर्टी। जीवन आपकी संपत्ति कैसी है? जीवन को कैसे प्रूव करोगे कि ये आपकी संपत्ति है? अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं। अगर राइट टू प्रॉपर्टी 3 नेचुरल राइट, और 3 नेचुरल राइट में राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन इन तीनों नेचुरल राइट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको देता है? राइट टू प्रॉपर्टी को। और कहता है कि राइट टू प्रॉपर्टी में ही राइट टू लाइफ है और राइट टू लिबर्टी है। तो हाउ कैन डिफाइन लाइफ इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैन? आप कैसे डिफाइन करेंगे कि संपत्ति, जीवन आपकी संपत्ति है, कि लाइफ आपकी प्रॉपर्टी है? हमको पता करना है कि आपका जीवन आपकी संपत्ति है। सुनिए, संपत्ति क्या है जी? संपत्ति क्या है? ऑनरशिप। तो जिस व्यक्ति का जीवन है वो उस जीवन पर उसी व्यक्ति का स्वामित्व होता है कि नहीं? तब संपत्ति हुई कि नहीं हुई उसकी? हमारा जीवन है तो हमारे जीवन पर किसका अधिकार होगा? मेरा अधिकार होगा ना। तो ये मेरा ओनरशिप है कि नहीं? समझ में आई बात? मैंने क्या कहा? अब यही चीज अगर ओनरशिप है, ओनरशिप सुनिएगा, अब यहीं पर हम रूसो की बात करें तो रूसो भी कहता है कि एक व्यक्ति एक भूमि के टुकड़े को घेर कर कहता है कि ये मेरा है और ये तेरा है, यानी आई एंड यू का कंसेप्ट आ जाता है। आई एंड यू का कंसेप्ट आता है, ये मेरा है तो इस पर, इसका मतलब कि इस पर मेरा स्वामित्व है और इस पर क्या है? तुम्हारा स्वामित्व है। तो ये यहीं पर प्रॉपर्टी की ओरिजिन हो रही है कि नहीं? अरे यार सीधी सी बात,
अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। अब सुनो, जो कॉपी लिए हो ये दुकान से खरीदते हो दुकान से कॉपी ले लिए, उस पर क्या लिया? उस पर जो भी योजना है उसका अधिकार खरीद लिया। अब यही क्या है? राइट टू। ऐसा तो नहीं है कि जब तक उसके दुकान में था तो वो पेपर था, तुम्हारे यहां आ गया तो गोल्ड का पेपर बन गया, ऐसा तो नहीं हो गया। ठीक, उस पर जो कुछ भी लिखने का क्या है, स्वामित्व, ओनरशिप क्या कर लिया आपने? ले लिया। ये प्रॉपर्टी। ठीक, अब यहां पर नेचुरल राइट। अब ये भी कहता है, लॉक भी यहां पर कह रहा है एक कि नेचुरल प्रोडक्ट प्लस लेबर इज इक्वल टू, नेचुरल प्रोडक्ट प्लस लेबर इज इक्वल टू प्रॉपर्टी। नदी में से एक बाल्टी पानी निकाले तो उस नदी में से एक बाल्टी पानी निकालने में आपका श्रम लगा, तो उस बाल्टी में जितनी पानी आई उस पर अधिकार किसका हो गया? स्वयं का। नदी में मछली सबकी है, जो परिश्रम करके उससे कैचिंग कर लिया उस मछली पर उसका ओनरशिप हो गया कि नहीं? यही अरे प्रॉपर्टी सिर्फ स्वामित्व का निर्धारण, समझ आइए। तो अगर प्रॉपर्टी स्वामित्व का निर्धारण है तो इस प्रॉपर्टी के कारण अगर समाज की स्थिति में अगर ये स्थिति पैदा हो जाती तो उसका निर्धारण हो जाता। ठीक, अब क्लियर हो गया। चलिए पैराग्राफ 3 से आगे चलिए। संपत्ति के स्वामित्व को लेकर अरस्तु ने 3 प्रकार के विचारों का प्रतिपादन किया। पहला, व्यक्तिगत संपत्ति सामाजिक उपयोग, व्यक्तिगत संपत्ति सामाजिक उपयोग, सामाजिक संपत्ति सामाजिक उपयोग और सामाजिक संपत्ति व्यक्तिगत उपयोग। पैराग्राफ 3। संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में अरस्तु का विचार व्यक्तिगत संपत्ति सामूहिक उपयोग पर अत्यधिक है। थ्योरी ऑफ, इसके बाद एक थ्योरी बची है ना, एथिक्स का विचार, थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्याय का सिद्धांत। कंप्लीट जस्टिस, पूर्ण न्याय, कंप्लीट या एब्सोल्यूट, पर्टिकुलर, विशिष्ट न्याय डिवाइड बाय 2 पार्ट, रिफॉर्मिस्ट सुधारात्मक न्याय। ठीक, न्याय है एक कंसेप्ट पहले सुन लीजिए। एक्शन ऑफ, यानी सद्गुण का क्रियात्मक रूप, एक्शन ऑफ वर्च्यू या रिजल्ट ऑफ वर्च्यू, जो भी करना है। जस्टिस ऑफ प्लेटो, संजू क्या है? प्लेटो की जस्टिस क्या है? क्योंकि अरिस्टोटल के गुरु है प्लेटो। ठीक, अरिस्टोटल was the student of प्लेटो। अरस्तु के मिलता जुलता, लेकिन डिफरेंट क्या है यही जानना है। प्लेटो के अकॉर्डिंग जस्टिस क्या है? आत्मीय गुणों के अनुसार कार्य करना। अकॉर्डिंग टू प्लेटो देयर इज 4 वर्क। फर्स्ट, रीजन यानी विवेक, करेज, एपिटाइट और जस्टिस। 3 कैरेक्टर ऑफ सोल है, जस्टिस वर्च्यू है। ठीक है, अरिस्टोटल ठीक उसके थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं। कहते हैं कि जो वर्च्यू है वह आपके आचरण में दिखना चाहिए। जैसे आप स्टूडेंट हो, ये वर्च्यू है।
सद्गुण है। तो स्टूडेंट का सद्गुण क्या है? पढ़ाई करना। और करता क्या है तुम लोग? आप स्टूडेंट हो, ठीक, इसका वर्च्यू है पढ़ना। इस वर्च्यू को छोड़कर जितने भी अवगुण है सब करते हो, केवल यही वर्च्यू नहीं होती है। बस ये गलत। जितने भी अवगुण है, सुनना, हमारे हिसाब से पूछ रहे, जितने भी अवगुण है उसको करने के लिए बहुत समय बाकी है, लेकिन इस वर्च्यू को करने के लिए सिर्फ 32 साल है। इसके बाद नहीं कर पाएंगे आप। क्या कभी कितना भी ईमानदार बन जाओ, 32 साल के बाद नहीं कर पाओगे। और उस अवगुण को करने के लिए उसके बाद का समय है, कर लीजिएगा। लेकिन उल्टा हो, ठीक होता क्या है? ठीक उल्टा होता, ठीक उल्टा है इसके। क्यों होता है? ठीक उल्टा ना। पढ़ने के लिए नींद में कमी नहीं होगी, लेकिन घूमने के लिए नींद में कमी हो जाएगी। समझ रहे? बात सही है कि नहीं? यानी ये कभी नहीं कि आप कहोगे अरे यार थोड़ा कम ही सो लेते हैं, पढ़ ले, लेकिन घूमने के लिए कहो अरे थोड़ा कम सोते हैं, घूम लेंगे। तो जो काम पढ़ाई पर होता है वह काम खाने पर क्यों नहीं होता है? वो भी तो रोज ही होता है।